नई सरकार बनने के रास्ते खुल गए हैं। कल प्रधानमंत्री जी शपथ भी ले लेंगे। एनडीए गठबंधन मेजॉरिटी में है और जब सरकार का गठन होगा, मंत्री पद की घोषणा होगी और उसके बाद सरकार अपने फंक्शन में लग जाएगी। लेकिन इस चुनाव में क्या हुआ? बहुत सारे लोग कहते हैं जो हुआ सो हुआ, आप जाने दीजिए, उस पर क्या बात करनी। बात तो करनी पड़ेगी क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। अक्सर आप सुनते होंगे कि वैश्विक शक्तियां जो हैं वो हर चुनाव को प्रभावित करती रही है। अगर रसिया में चुनाव हो तो वहां भी प्रभाव हो रहा है, अमेरिका में चुनाव हो तो वहां भी प्रभाव हो रहा है। आपको याद होगा कि पिछले चुनाव में चाइना और रसिया के ऊपर यह आरोप लगा था कि अमेरिकी चुनाव को उन्होंने प्रभावित करने की कोशिश की थी। भारत में जो चुनाव हुए हैं उसमें ये खबरें आ रही हैं कि भारत में अलग अलग फोर्सेस, जो इंटरनेशनल फोर्सेस हैं, उन्होंने चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की। इसमें कितनी सत्यता है, आज इस बारे में जो हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं उनसे बेहतर कोई इंसान नहीं हो सकता है जो आपको जानकारी देंगे। हालांकि वो पॉलिटिकल थिंकर हैं, राइटर हैं, लेकिन इनका रिश्ता रिसर्च एनालिसिस विंग से रहा है। जितेंद्र ओझा हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है जितेंद्र जी। जितेंद्र जी, क्या यह बात सत्य है कि भारतीय चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की गई किसी खास पार्टी के समर्थन में, किसी खास पार्टी के विरोध में? ये दुनिया भर में, जैसे आपने कहा, कि हर जगह चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है और ये वॉर का एक तरीका है। सिर्फ चुनाव को ही नहीं प्रभावित करने की कोशिश की जाती है, बहुत सारे की इनकम्बेंट्स जो हैं उनको प्रभावित करने की कोशिश की जाती है, पॉलिसीज को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है, आपके एक्शंस को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। और बहुत ही इंटेग्रिटी के और इनकरप्टेबल लोग जो स्टेट क्राफ्ट में बहुत ताकत बढ़ा सकते हैं, जो इनोवेटर हैं, उनको भी फ्रॉडुलेंट और क्राइम के जरिए हटाने की कोशिश की जाती है। तो भारत का जहां तक सवाल है, देखिए कि दो बातें हैं कि आप देख रहे हैं कि हमारे वेस्ट में एक पाकिस्तान नाम का कैंसर क्रिएट किया जो कॉलोनियल पावर्स थी, दूसरे में एक न्यू कॉलोनियल पावर चाइना आ गया है। दोनों अपने अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान को तो खैर किसी तरीके से कंटेन कर दिया गया है, लेकिन उनके इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी भारत में मौजूद है। तीसरा जो व्हाइट कॉलोनियल पावर्स का है, आज उनका रवैया हमसे थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन वो भी कभी नहीं चाहेंगे कि भारत एक बहुत मजबूत शक्तिशाली देश बन के आए। तो बहुत सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके हैं जिससे वो इस्तेमाल करते रहते हैं और उनके इंस्टीट्यूशन भी कई दफे कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। पाकिस्तानी इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने बात की, इसको थोड़ा एलैबोरेट करिए। देखिए, अब जो है थोड़ा मैं कम बात करूंगा, लेकिन जो ऑर्गेनाइज क्राइम का पूरा बाजार चल रहा था हिंदुस्तान में और अभी भी चल रहा है, तो ये पाकिस्तान तो पहले अपने आप कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता था। उसको लाया किसी और ने, उसको हमेशा प्रेशर दिया गया, हमेशा उसको बढ़ावा दिया गया। पहले अमेरिका की तरफ से बढ़ावा होता रहा है, 9/11 के बाद से थोड़ा बदलाव आया और चाइना भी बढ़ावा दे रहा है। तो पाकिस्तान की जो मिलिट्री एलीट है या जो आईएसआई की एलीट है, वो जो है इन दोनों के सहारे चल रही थी और उसका एकमात्र मकसद था हिंदुस्तान को कैसे कंटेन करके रखे रहना और हिंदुस्तान को बिजी रखना, कवर्ट वॉर के जरिए, छद्म युद्ध के जरिए, ऑर्गेनाइज क्राइम के जरिए, और हमारे मुसलमानों को बहका के, फुसला के, इंस्टिगेट करा के, एकदम जो है ब्रेन वॉश करके रखा गया कि उनको इस तरीके से कर दिया जाए कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं हो, बल्कि हिंदुस्तान से उनकी कोई लॉयल्टी नहीं हो। और हर पाकिस्तानी भी जो मुसलमान जो कन्वर्ट ही है, उसके भी जीवन का मकसद हो कि हिंदुस्तान को बर्बाद करना। तो ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज दूसरे देश इस्तेमाल करते हैं आपको खत्म करने के लिए। और मेरा मानना है कि अगर हम वाकई अखंड भारत के मानने वाले हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, इस बात को समझे, चाहे हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी हो, कि न तो व्हाइट कॉलोनियल पावर्स चाहेंगे कि ये 1/4 पूरी साउथ एशिया मजबूत हो, न चाइना चाहेगा, क्योंकि चाइना बहुत ही पिद्दी सा सिविलाइजेशन हुआ करता था, जाहिलों का सिविलाइजेशन हुआ करता था, उसको ये कॉम्प्लेक्स है, तो वो कभी नहीं चाहेंगे। और जब पाकिस्तान की हम बात करते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव की हुई, लेकिन जितने बड़े क्रिमिनल्स हैं, डी कंपनी के लोग बात करते हैं, सबके पुलिस में लोग थे, सबके पॉलिटिक्स में लोग थे। ये सारे क्रिमिनल्स जो है पॉलिटिशियंस को, पुलिस को, ब्यूरोक्रेसी को, जुडिशरी को, सबको सबवर्ट किए हुए हैं।
मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मेरी असेसमेंट है। कभी कभार जो सबूत रहे होंगे उसका मैं जिक्र करने का कोई अधिकार नहीं है और कोई कानून परमिट नहीं करता है, लेकिन इन बातों को जान के रखना पड़ेगा कि कोई भी ऑर्गेनाइज क्राइम दुनिया में कभी भी अपने आप नहीं चलती है, इसको किसी न किसी स्टेट का प्रेशर मिला होता है। तो पाकिस्तान का वही इंफ्रास्ट्रक्चर था जिसको लोग समझते हैं कि चीन ने टेक ओवर कर लिया। बहुत सी जानकारी मैं जो कह रहा हूं, मैं नहीं समझता हूं कि कोई मैं नई बात कह रहा हूं, जो जानने वाले लोग हैं उनको मालूम है। तो जो आपने एक बात कही जो नरेंद्र मोदी जी का कि 2009 में, 2014 में, 2019 में भी उनको रोकने की कोशिश की गई, लेकिन ये भारत की जनता का पूरी तरीके से आप गुमराह नहीं कर सकते, तो आए। लेकिन उनके आने के बावजूद 2014 से ये ताकतें वही नहीं रुकी कि चुनाव में आपको रोकेंगे। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को हाईजैक कर लिया, कोई स्ट्रेटेजिक चेंज नहीं होने दिया। आज देखा जाए कि जब नरेंद्र मोदी जी आए 2014 में, तो हमारे जैसे लोगों का मानना था कि ये ब्यूरोक्रेसी जो स्टील फ्रेम है वो स्ट्रैंगल कर रही है हिंदुस्तान को, इसमें चुनाव बदलाव की जरूरत है, नहीं करने दिया गया। पॉलिटिकल फंडिंग साफ नहीं करने दिया गया। ये तमाम जो है प्राइवेट लिमिटेड ब्रोकरेज सिंडिकेट जो है अपने आप को, सॉरी टू से, दर्शक को ये देखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात। देखिए जो मैं कह रहा हूं वो देश के इंटरेस्ट में कह रहा हूं, देश से बड़ा कुछ नहीं है। कानून से भी ऊपर कोई चीज वो एग्जिस्ट करती है, वो भारत एग्जिस्ट करता है, और भारत की मजबूती पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए जरूरी है। इसलिए आशुतोष जी, मैंने तो नहीं सोचा होगा, ये बात मैं कह रहा हूं। तो इस वजह से ये जो है ब्यूरोक्रेसी के उस कार्टेल को उन्होंने कंट्रोल किया। कंट्रोल करने के बाद कोई चेंज लाने नहीं दिया गया। और कुछ इनकम्बेंट्स हैं जिनके बारे में मैं आश्वस्त हूं कि उनका इस देश से कोई लॉयल्टी नहीं है, तो वो 2014 से वो धीरे धीरे वो एसेंडेंस पे रहे, और उन्हीं पे डिपेंड करने की वजह से मोदी जी की ये स्थिति रही कि 400 कहां उनका एक्सपेक्टेशन था, 300 के अंदर आ गया, 240 के अंदर आ गया। लेकिन सीट का सवाल नहीं है, चुनाव का सवाल नहीं है। देखिए, हमारे लिए कौन चुनाव जीतता है, कौन चुनाव हारता है, वो फर्क नहीं पड़ता है। जो भी चुनाव जीते वो ऐसी पॉलिसीज लाए, ऐसे इंस्टीट्यूशन लाए, पॉलिसी ही नहीं लाए। वो इंस्टीट्यूशन आपके डिफंक्ट है तो पॉलिसी के लिए संभव नहीं है। वो ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए जिससे भारत की ताकत ऑप्टिमाइज हो, एक तुम्हारी भीतर की शक्ति बढ़े, दूसरा दुनिया में हम आइसोलेट होकर नहीं रह सकते हैं। तो जो मैं बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज को कहता हूं वो प्राइवेट लिमिटेड ब्रोकरेज सिंडिकेट्स हैं। सॉरी टू से दिस थिंग, 2009 से 12 तक तो मैंने देखा और कोर्ट के कागजों पे है कि कोई ऐसी बड़ी पॉलिटिकल फोर्स नहीं थी जिसके अंडरहैंड फंडिंग का, जिसके जरिए बड़ी करप्शन, बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग का मेरे आंखों के सामने से वो नहीं किया। उन तमाम लोगों को जेल में जाना चाहिए, कोई करप्ट जेल नहीं गया। तो देखिए, ये बाहर की ताकतें तो कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान अपने देश के भीतर झगड़े में उलझा रहे। सवाल नहीं है कि हम तू मैं करें। बड़े आप ये कह रहे हैं सर कि खाली इलेक्शन का ही नहीं मामला है। आपने बहुत शानदार बात कहा कि 2014 से लेकर के मतलब आपको भी अपेक्षा थी कि शायद कुछ विजिबल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, और वो जो करप्ट जो इन्होंने की पूरे इंस्टीट्यूशन को कब्जा किया हुआ है और एक वॉर अगेंस्ट स्टेट बहुत छद्म तरीके से लड़ रहे हैं, आपको लग रहा था कि उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, लेकिन उन्होंने कब्जा कर लिया। मोदी जी को भी अपने कब्जे में ले लिया और फिर मोदी जी उसमें कैरिड अवे हो गए। हाँ, देखिए, बहुत इसका तो एविडेंस दिख रहा है, क्योंकि महामारत के दौरान जो कुछ भी हुआ वो सारे उनके नैरेटिव में फंसते चले गए। वो सब काम उन्होंने किया जो आज अपोजिशन के लीडर्स करवा रहे थे, या उनके ब्यूरोक्रेट्स करवा रहे थे, या उनके जो सो कॉल्ड मेडिकल एक्सपर्ट्स थे जो वो चाहते थे, वो सब मोदी जी ने किया। तो आपकी बात में तो दम लग रहा है। नहीं, दम नहीं लग रहा है, दम होना चाहिए, लग नहीं रहा है। पूरी जिंदगी मैंने दम के लिए ही कर दिया। तो आपको थोड़ा बहुत पता होगा कि मैं कह सकता हूं, हर जगह मैंने कहा कि इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है जो कह सकता है कि मैंने कोई भी अंडरहैंड अपने लिए फायदा करने की कोशिश की और एक गुमनाम जिंदगी में चला गया, जहां न नाम, न शोहरत, न पैसा। और संजोग है कि मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं, 6-7 बार अटेम्प्ट हुए, आपके साथ नहीं, पहले कह रहा हूं, औरों के सामने। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।